हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू रस्तोगी है और मैं आपका पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर। पिछली कक्षाओं में जैसा हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत विभव की वजह से किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ले जाते हैं, चार्ज यानी कि आवेश ले जाने के साथ साथ हमने बताया था जैसे ही आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश के प्रवाह करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन तार में विद्युत धारा बहती है तो उस समय तार में इलेक्ट्रॉनों के सिवा प्रोटॉन भी होते हैं जो कि स्थिर अवस्था में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉनों से टकराते हैं। ठीक है, जिससे कि विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध पैदा होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अभी कोई भी विद्युत परिपथ बनाया जाता है तो उसमें प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा अभिनय होता है। ठीक है, तो आज हम प्रतिरोध को जोड़ने के बारे में समझेंगे कि कोई दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाए। आज आपको बताने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, नंबर एक, जैसे पहले देखेंगे प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का इसको इंडिकेट इसको सूचित करने के लिए इस तरह का निशान बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, इस तरह का। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं, जैसे इसका प्रतिरोध क्या है, आर से क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे आर से लिखते हैं। ठीक, अभी अगर हम इसको मान लें कि ये इसका हेड है यानी कि सिर है, ये प्रतिरोध का सिर है, ये क्या है, पूंछ है। ठीक, ये प्रतिरोध का सिर है, ये प्रतिरोध की पूंछ है। मान लिया एक प्रतिरोध हमने और ले लिया, जैसे इसके प्रतिरोध की क्षमता क्या थी, R1 थी, इसकी क्या है, R2 है। इसका भी ये हेड है, H मतलब हेड, इसका भी ये पूंछ है, टेल मतलब पूंछ। ठीक है, अभी हम क्या करें, इन प्रतिरोधों को कितनी टाइप से जोड़ सकते हैं। या तो हम क्या करें कि इसके हेड को पकड़ें, इसकी पूंछ से जोड़ दें, ऐसे जैसे कि ये पहला प्रतिरोध हो गया। ठीक है, और ये इसका हेड है, ये इसकी पूंछ टेल है, दूसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। हम इस पहले वाले इस R1 की पूंछ को इस R2 के टेल से यानी कि इस R1 की पूंछ को R2 के हेड से जोड़ दें, जोड़ दिया। तो जब प्रतिरोध एक लाइन में जुड़े हों, ठीक है, एक प्रतिरोध की पूंछ दूसरे प्रतिरोध के सर से, अभी आगे एक और भी हम जोड़ सकते हैं, जितने चाहे उतने जोड़ सकते हैं। यहाँ 3 जोड़ दिया। अब इसकी पूंछ जो है इसके सर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि एक प्रतिरोध की पूंछ जो है दूसरे प्रतिरोध के सर के साथ जुड़ी होती है, एक लाइन में। ठीक, तो ये प्रतिरोध का सर होता है, प्रतिरोध की पूंछ होती है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया श्रेणी क्रम क्या होता है। अच्छा, अभी क्या किया जाए, मानिए पहला प्रतिरोध ले लिया था हमने, दूसरा एक और प्रतिरोध ले लिया R2, इस बार एक और ले लेते हैं R3। ठीक, ये इसका हेड है, ये इसकी पूंछ, हेड टेल। ठीक है, सर और पूंछ। अभी क्या किया जाए कि इन तीनों प्रतिरोधों को एक में ही ऐसे जोड़ दिया जाए। ये पहला प्रतिरोध हो गया, उसे जोड़ दिया, अगला प्रतिरोध, ठीक, उसे जोड़ दिया, अगला प्रतिरोध। यानी कि ये सारे हेड को पकड़ के एक तरफ जोड़ दिया जाए और सारे टेल को पकड़ के एक तरफ जोड़ दिया जाए। ठीक है, हेड एक साइड में पकड़ के तार से जोड़ दिया जाए और टेल एक तरफ जोड़ दिया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर में होता क्या है भाई, जैसे समांतर जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं। ठीक है, ये ट्रेन की पटरियां दो बराबर रास्ते में चलती हैं। ऐसे प्रतिरोध भी देखो क्या है,
समांतर है। अगर इसको छोड़ो, देखो ये दोनों समांतर, इसको बंद कर लो, देखो समांतर हैं। अभी एक और जोड़ दें वो भी समांतर हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रतिरोध क्या रहते हैं, एक दूसरे के समांतर रहते हैं। ठीक है, तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये तो हो गया। अब समांतर और श्रेणी क्रम केवल दो तरीके हैं, श्रेणी और समांतर, दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ने के। ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसमें श्रेणी भी हो समांतर भी हो, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ाना है हमें। ठीक है, हमें हमको पढ़ाना क्या है, अब हम देखेंगे कि जब प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं, और जब प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो धारा क्या रिएक्ट करती है। अगर इसमें श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह किया जाए तो उसका रिएक्शन मतलब वो कैसी प्रतिक्रिया देखिए, किस प्रकार से बहेगी, और समांतर क्रम में जब बहाया जाए तो कैसे बहेगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह और विभवांतर प्रवाह क्या होता है। देखिए, जैसे हमने मान ली कि 3 प्रतिरोध हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम बताने जा रहे हैं आपको। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, जैसे मान लिया हमने 3 प्रतिरोध हैं। पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तीसरे का प्रतिरोध R3 है। ठीक है, अब हमने 3 प्रतिरोध उठाए। ठीक, पहला हो गया इसका हेड, इसकी पूंछ, ठीक है, टेल। दूसरा प्रतिरोध उठाया, ठीक, इसका हेड और इसकी पूंछ। तीसरा प्रतिरोध उठाया, इसका हेड, इसकी पूंछ। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसकी पूंछ को इसके हेड से जोड़ दिया, इसकी पूंछ को इसके हेड से जोड़ दिया। ठीक है, और इसका हेड और इसका टेल, ठीक है, इसका क्या किया हमने, ऐसे लाए, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। बैटरी को ऐसे दर्शाया जाता है, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, दोनों बराबर मत बना देना। ठीक है, ये एक परिपथ हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक, ये अब सरपूंछ जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, मान लिया इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, इसका प्रतिरोध है R2, इसका प्रतिरोध है R3। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज V है। ठीक है, अब बैटरी है। ठीक है, अब बैटरी के प्लस से क्या होते हैं, बैटरी के प्लस से क्या होती है, धारा निकलती है I। ठीक है, बैटरी के प्लस से धारा निकलती है और बैटरी के माइनस में उतनी ही धारा आके चली जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, धारा यहाँ से चलती हुई आती है, चलती हुई आती है, चलती हुई आती है। ठीक है, अब इस यहाँ पे आएगी धारा, तो इसमें घूम घूम के जाएगी, यानी कि प्रोटॉनों से टकराएगी। ठीक है, यही प्रतिरोध है, यानी कि धारा को रोकने का काम यहाँ पे होगा। लेकिन जितनी धारा घुसती है, किसी प्रतिरोध में जितनी धारा घुसती है उतनी ही धारा निकलती है। ऐसा क्यों होता है, जितना भाई बैटरी का काम क्या होता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ टकराएंगे, उनकी ऊर्जा थोड़ी कम पड़ जाएगी। ठीक है, उनकी ऊर्जा थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन धीरे होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर धीरे होंगे तो धारा कम निकलेगी। लेकिन बैटरी क्या काम करती है, बैटरी ऊर्जा ही देने का काम करती है, यानी कि जितना ऊर्जा जो है, जितनी ऊर्जा की कमी होगी प्रोटॉनों के टकराने से, उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी इसको दे देगी इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि उतनी ही धारा यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ से उतनी धारा निकली, क्या हुआ, ये अगला प्रतिरोध पड़ा, यहाँ भी घुसेगी उतनी ही धारा। ठीक है, और उतनी ही धारा निकलेगी। यहाँ भी बैटरी क्या वोल्टेज दे देगी, जिससे ये इनकी रफ्तार मतलब इनकी स्पीड जो है धीरे नहीं होगी और उतनी ही धारा निकलेगी। अब यहाँ से निकली, फिर अगला प्रतिरोध पड़ा, उतनी ही धारा जाएगी। ठीक है, फिर उतनी ही आई आके यहाँ से आई आके यहाँ से आई आके इसमें चली जाएगी, यानी कि जितनी धारा निकलती है बैटरी में उतनी ही धारा घुस जाती है। यानी कि इससे क्या पता चला कि चाहे श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, चाहे और आगे जोड़ दें, ठीक है, सब में धारा बराबर रहती, आई घुसी आई निकली, आई घुसी आई निकली, आई घुसी आई ही बाहर निकली। यानी कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान रहती है, धारा समान रहती है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। ठीक है, अब ये कोई एक पॉइंट हमने बिंदु मान लिया ए है, ये क्या है, बी है। ठीक, अच्छा यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कुछ कम चाहिए होगी। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट ये क्या मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। ठीक है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनों को जाने में कुछ
और या यहाँ से इधर आने में या यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉनों को कुछ कम ऊर्जा चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ और कम चाहिए होगी, कुछ ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होगी। और ऊर्जा का सीधा तात्पर्य किससे होता है? ऊर्जा का सीधा तात्पर्य होता है विभव से, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम में जो विभव होंगे वो दोनों किसी भी प्रतिरोध के आगे पीछे, मतलब किन्हीं प्रतिरोध के 2 पॉइंटों के आसपास, मतलब सर, हेड और टेल के बीच में प्रतिरोध का मान विभव का मान अलग अलग होगा। यानी कि अगर इस मान लिया इसमें विभव V1 है तो इसमें विभव V2 होगा और इसमें विभव V3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद कीजिए, हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि अगर किसी चालक में विभव V है और उसमें धारा I है और उसका प्रतिरोध R है चालक का, तो उसमें क्या संबंध होगा? V बराबर IR उसमें संबंध होगा। तो यही संबंध हम इन तीनों प्रतिरोधों के लिए लगाएंगे, ठीक है। मान लें इसमें विभव क्या है? V1 है, प्रतिरोध इसका R1 तो है ही, इसका V2, इसका R2, इसका V3, इसका R3, ठीक है। अच्छा, और ये भी हमने आपको बताया कि इसमें जो है धारा क्या होगी? समान होगी, यानी इसमें I धारा, इसमें I धारा, इसमें I धारा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रतिरोध पकड़ लें। पहले प्रतिरोध में विभव कितना है? V1 है, ठीक है। पहले प्रतिरोध में विभव कितना है? V1 है। दूसरे प्रतिरोध में इसमें क्या नाम, धारा कितनी है? I है, धारा I है, और प्रतिरोध कितना है? R1 है, ठीक है। ये पहले प्रतिरोध के लिए हो गया। ऐसे ही इसमें पकड़ लें हम V2 में कितना दूसरा प्रतिरोध पकड़ लें। दूसरे प्रतिरोध में विभव कितना है? V2 है, ठीक है। और इसमें धारा कितनी है? I है, और प्रतिरोध कितना है? R2 है। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध में देखिए, इसमें विभव कितना है? मान लिया V3 है, ठीक है। और इसमें धारा कितनी है? I है, ठीक, धारा I है, और इसमें प्रतिरोध कितना है? R3 है, ठीक। ये तीनों प्रतिरोधों का हमने अलग अलग एक मैटर बना लिया, ठीक है। इसमें इस प्रतिरोध में धारा और विभव में क्या संबंध होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज इन तीनों प्रतिरोधों के मतलब किनारों के आसपास जो मतलब प्रतिरोध विभव है वो कहाँ से आया? वो आया तो इस बैटरी से ही है। यानी कि ये जो V1, V2, V3 ये किससे पैदा हुए हैं? इसी V से, जो बैटरी का वोल्टेज है उसी से ये तीनों पैदा हुए हैं। यानी कि ये तीनों टोटल मिला के, मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लिया 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 वोल्ट, ठीक है। 5 3 8 2 10, यानी कि जो बैटरी का टोटल वोल्टेज होता है वो तीनों प्रतिरोधों में बट जाता है। अगर ये V1 वोल्टेज है, ये V2 है, ये V3 है, ये V1, ये V2, V3, तो मतलब क्या होगा कि V बराबर जो होगा वो V1 को जोड़ दें प्लस V2 को जोड़ दें प्लस V3 को जोड़ दें। इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा? वो जो बैटरी का वोल्टेज है उसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, वो उसी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, V1 का मान कितना है? इसमें मान रख दो उठा के। V1 का मान कितना है? IR1। V2 का मान कितना है? बीच में प्लस IR2। बस V3 का मान कितना है? IR3, ठीक है। देखिए तो हमें ये मिलता है मान रखने पे, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। क्या करते हैं? तीनों I को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। यानी कि देखिए V बराबर I कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या? यहाँ से I निकाल लिया, यहाँ से I निकाल लिया, यहाँ से I निकाल लिया, बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये क्या है? ये है इस बैटरी का वोल्टेज, यानी कि इस पूरे परिपथ में बैटरी का वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज इसमें कितना है? टोटल वोल्टेज है V, ठीक है। और टोटल धारा कितनी है? I बह रही है, इस बैटरी से निकल रही है। अच्छा, अगर हम इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध मान लें R, तो ये संबंध हम कह सकते हैं ओम का नियम इस पूरे परिपथ के लिए, इस तीनों प्रतिरोधों को पूरा एक मान लें तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR। अच्छा, V बराबर IR है, और ये V क्या था? ये V था क्या? ये V था पूरे बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। तो इस V बराबर IR को V की जगह पे IR हम रख सकते हैं, तो हमने रख दिया IR, ठीक। और ये I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये IR क्या है? ये टोटल परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। इन तीनों के मिला जुला, इन तीनों से जो मिलकर प्रतिरोध नया बन के तैयार हुआ है वो क्या है? R है, ठीक है। अच्छा, ये I है, I गुणे में है, इधर बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा,
आर, अब बचा क्या यहाँ, आर बचा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में अगर बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, उन सारे प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा। मान लिया ये 2 ओम का है, ठीक है, ये मान लिया 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, इन तीनों को सीधे सीधे जोड़ दो, 2 3 5 5 4 9 प्रतिरोध आएगा, ठीक है, R बराबर। यानी कि श्रेणी क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम में 2 चीजें पहले बात याद रखिए। नंबर 1 क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोध में बराबर होता है, और नंबर 2 क्या होता है, इनमें विभव क्या होता है, सब में अलग अलग रहता है, ठीक है। ये R क्या है, ये R है इन तीनों प्रतिरोधों से जो मिलकर प्रतिरोध नया मिलकर आया, निकल के आया है, वो क्या है, R है, ठीक है। और ये R1 R2 R3 क्या है, इन दोनों को जोड़ने पे R प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग प्रतिरोध हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का समझ में आ गया होगा। तो आपको श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने के अब लिए हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, और उनको जोड़ने के बाद उसमें धारा कैसे बहती है, उसमें विभव कैसे बढ़ता है, क्या होता है। देखिए, पिछली बार की तरह ही हमने मान लिया क्या है कि 3 प्रतिरोध ले लिए, R1 R2 R3, ठीक है। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक, ये दूसरा हो गया, ठीक, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। हम जैसा बता चुके हैं कि समांतर में जोड़ने के लिए क्या होगा, सॉरी, ये समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो हम बता चुके हैं आपको कि समांतर में जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये हेड है, ये टेल है, ये इसका हेड, ये इसका टेल माने पूंछ होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। इन दोनों क्या करें, आपस में ऐसे हैं, हम एक तार से पकड़ के जोड़ दें, ऐसे ही इसकी पूंछ को भी जोड़ दें एक तार से पकड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अच्छा, जैसे, ठीक है, अब एक समांतर क्रम संयोजन है, एक तार हमने यहाँ से निकाला, एक तार यहाँ से निकाला, ये क्या कर दिया, बैटरी लगा दी हमने, ठीक। ये प्लस वाला साइड है बैटरी का, ये माइनस वाला है, ठीक। तो हमेशा धारा कहाँ से निकलती है, प्लस से, ठीक है। प्लस से आई धारा निकली हमारी, प्लस से आई धारा निकली। अच्छा, ये धारा जाएगी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ गई, जैसे ही धारा यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, जैसे ही धारा यहाँ पहुँचेगी, आप समझ लो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, ठीक है। धारा यहाँ पहुंची तो इसको क्या मिला, इसको यहाँ पे 2 रास्ते मिले। तो अब भाई कोई भी आदमी हो, भाई कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भीड़ भाड़ जा रही है, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ इस रास्ते पे जाएंगे, कुछ इस रास्ते पे जाएंगे। मान लिया इधर क्या गए, इधर I1 धारा गई, इधर I1 धारा गई, बची वाली धारा क्या जाएगी, इधर जाएगी, बची वाली धारा इधर गई, यहाँ पे कुछ रास्ता मिला, यहाँ पे भी बची वाली धारा को फिर कुछ रास्ता मिला, ठीक है, 2 रास्ते मिले। मान लिया यहाँ धारा क्या गई, I2 धारा गई, ठीक है, बची वाली धारा आगे गई, आगे वाली बची, मान लिया बची धारा क्या, I3 थी, वो I3 धारा यहाँ से निकली, ठीक है। जैसे ही यहाँ से निकलेगी, यहाँ आएगी I3 यहाँ आएगी, ठीक है। अब ये इधर से I3 घूम के आई है, यहाँ से I2 आई है, I3 और I2 आपस में जुड़ जाएंगी, फिर जितनी ही यहाँ से इधर गई थी उतनी ही वापस इधर से इधर यहाँ पे आ जाएगी। वो बची हुई जो जुड़ के धारा आई है वो यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे ये I1 आई थी। अब जो बची थी I1 और ये जो बची वाली थी, मतलब जुड़ के बची थी, वो तीनों धाराएं मिलकर फिर क्या बना देंगी, I धारा बना देंगी। यानी कि I धारा निकली और I धारा फिर से आके चली गई। यानी कि ये मोटी मोटी बात याद कर लीजिए कि बैटरी से जितनी धारा निकलती है उतनी ही धारा फिर उसमें घुस जाती है। अच्छा देखिए, इसमें धारा कुछ और है, इसमें धारा कुछ और है, इसमें धारा कुछ और, यानी कि मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि समांतर क्रम में धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये बराबर हाथ पकड़े हैं, तो इसमें क्या है, ये मान लिया बैटरी का वोल्टेज है, तो जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना इसमें, उतना ही इसमें, यानी कि वोल्टेज सब में बराबर होगा, V जितना बैटरी का वोल्टेज उतना ही पहले वाले प्रतिरोध में, उतना ही दूसरे वाले प्रतिरोध में, उतना ही तीसरे वाले प्रतिरोध में, ठीक है। अच्छा, अब लगाते हैं ओम का नियम। ओम का
ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यही कहता है, अगर किसी परिपथ में विभव क्या है? v है। अगर किसी परिपथ में विभव v है, उसमें धारा क्या? I बह रही है। ठीक है, धारा I बह रही है और उसका प्रतिरोध क्या है? R है। तो विभव, धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या होगा? V बराबर IR। ठीक, ये ओम का नियम कहता है। तो हम सारा काम ओम के ही नियम से करेंगे। ठीक है, तो ओम के नियम ने क्या बताया? V बराबर IR। अब यही ओम का नियम हम इस R1 पहले प्रतिरोध पे, दूसरे प्रतिरोध पे, तीसरे प्रतिरोध पे लगाएंगे। पिछली अभी आप श्रेणी क्रम में आप पढ़ चुके हैं कैसे हमने ओम का नियम लगाया। पहले प्रतिरोध को उठाओ, पहले प्रतिरोध को उठाओ, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। पहले प्रतिरोध को उठाओ, देखो इसमें विभव कितना है? विभव सब में समान रहेगा। इसमें विभव V बराबर V है। ठीक है, धारा कितनी है? I3, सॉरी गलती हो गई। अब ये R1 था, ठीक है, तो इसको I1 मान लो। मानने से कुछ नहीं होता है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो। ठीक है, अच्छा ये पहला प्रतिरोध, इसमें धारा कितनी होगी? I1 होगी। ठीक है, और इसमें प्रतिरोध कितना है? R1। ठीक है, ऐसे दूसरे प्रतिरोध में इसमें विभव क्या है? उतना ही है, V ही। और धारा कितनी है? I2, और इसमें प्रतिरोध कितना है? R2। ये दूसरे प्रतिरोध के लिए हो गया। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे? इसमें विभव कितना है? V, और धारा कितनी है? I3, और प्रतिरोध कितना है? R3। अच्छा, इनको हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि V बराबर है I1 R1, V बराबर है I1 R1। ठीक है, अच्छा अगर R1 क्या है? R1 क्या है? गुणे में है। I1 और R1 आपस में गुणे में है। हमको I1 का मान निकालना है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणे में जो है इसके क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जो R1 है इसके बटे में आएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V बटे R1 बराबर हो जाएगा I1। भाई ये गुणे में था, ये चीज़ गुणे में थी, R1 गुणे में था ना, हमने इसको नीचे भेज दिया। गुणे वाला जो बराबर के उधर जाता है क्या हो जाता है? बटे में हो जाता है। ये तो पता ही होगा। ठीक है, सेम ऐसे इसमें होगा। R2 इसके नीचे आ जाएगा, V बटे R2 बराबर I2। ऐसे इसमें होगा, V बटे R3 बराबर I3। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, जैसे पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार देखा था हमने कि वोल्टेज का विभाजन हुआ था। वोल्टेज प्रतिरोधों में अलग अलग बटा था, तो हमने उसको पकड़ के जोड़ा था। इस बार क्या हुआ? इस बार धारा अलग अलग हुई है, तो धारा को पकड़ के जोड़ देंगे। मान लिया जितना जैसे I धारा निकली है, इसमें I3 गई, इसमें I2 गई, इसमें I1 गई। ठीक है, धारा का मान जो है, धारा आप ब्रेक हुई है। ठीक है, तो धारा को पकड़ के हम जोड़ देंगे, यानी कि टोटल जो धारा होगी भाई, इसमें I1 है, I2 है, I3। देखो बाद में जैसे यहाँ पे धारा टूटी थी, यहाँ वापस आते समय क्या है? धाराएं आपस में जुड़ गई और उतनी ही बना दी। यानी कि I3 I2 और I1 I2 I3 जो भी सारी धाराएं, मतलब तीनों प्रतिरोध में जो धाराएं होंगी वो आपस में जुड़ के उतनी ही धारा बना देती हैं। यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों धाराएं आपस में जुड़ जाती हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, सारा काम समांतर वाला श्रेणी क्रम वाले जैसा ही है। जैसे उसमें हम वोल्टेज का मान रखते थे, इसमें क्या किसका मान रखेंगे? हम धारा का मान रखेंगे। I1 बराबर कितना है? V बटे R1। तो जहां पर क्या है? जहां पर V बटे R1 है, जहां पर I है वहां पर क्या रख देंगे? V बटे R1। और जहां पे I2 वहां पर क्या रख देंगे? V बटे R2। और जहां पे I3 वहां पर क्या रख देंगे? V बटे R3। ठीक है, अच्छा यहां से आइए इधर, देखिए इधर क्या है। अब क्या करेंगे? I बराबर, अब देखो उसमें पिछली बार जब हमने समांतर बताया था उसमें क्या था? I कॉमन था सब में। इसमें क्या कॉमन है? V कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? V कॉमन है। तो सारे में से V कॉमन निकाल लो, तो यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? V कॉमन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ से V अगर हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से V ऊपर है ना, तो अच्छा सबके गुणे में 1 होता है, हमने ऊपर से V निकाला, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 बटे R1। यहाँ क्या बचेगा? 1 बटे R2। यहाँ क्या बचेगा? 1 बटे R3। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने बना लिया। भाई कॉमन लिया तो अब गुणे में हो जाता है ना, तो ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, ये
ये आई है, ये वी है। अच्छा, पिछली बार हमने क्या v का मान बराबर आई बार रखा था, v का मान उठा के आई आर रखा था। अच्छा, इस बार किसका मान रखेंगे? i का मान रखेंगे। जैसे i इसमें टूटा, जैसे पिछले में v टूटा था, तो हमने v का मान उठा के v बराबर आई आर रखा था। इसमें क्या टूटा है? इसमें i टूटा है, तो i का मान उठा के रखेंगे। i बराबर क्या है? अगर यहाँ से निकालेंगे i बराबर क्या आएगा? i बराबर आएगा भाई r को बटे में भेज दो इसके, तो यानी कि v बटे r बराबर क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ i वहाँ का रख देंगे, v बटे r रख देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या रख दिया? v बटे r रख दिया i की जगह पे। ठीक है, ये v था, ये 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 बटा r3। ठीक है। अच्छा, ये v क्या है? गुणे में तो है इधर। अब इधर गुणे में है, इसके बटे में नीचे आएगा तो क्या होगा? गुणे से इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यानी कि हम यहीं इसको काट सकते हैं। कट गया ना, पूरा कट गया। ये बचा क्या? यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1 बटे r बराबर 1 बटे r1 प्लस 1 बटे r2 प्लस 1 बटे r3। ठीक, ये r क्या है? r इन तीनों का जो तीनों प्रतिरोधों से मिलकर संयोजित जो प्रतिरोध बनेगा वो r है। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ दें, इसे 1 बटे r1 बढ़ाते चले जाएंगे, 1 बटे r के रूप में बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया 3 प्रतिरोध r1 r2 r3 जुड़े हैं, तो उनका समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो उनका कुल प्रतिरोध कितना आएगा? इतना। जैसे मान लिया ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है प्रतिरोध। ठीक है, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, मान लिया। ठीक, तो अच्छा निकालें, अगर इन 2 ओम को दो ओम के तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध क्या आएगा? जैसे पहले R1 कितना है? R1 कितना है भाई? पहले अभी हमने R1 R2 माना, अब हमने सीधे से गिनतियां ले ली, अंक ले लिए। तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। 1 बटा 2 मतलब आधा 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 क्या हुआ? 1 हुआ। 1 1 कितना हो गया? 1.5। 1.5 मतलब क्या हुआ? 3 बटे 2। भाई 3 को काटोगे 1.5 आएगा, वही 1.5 हुआ। अच्छा, ये 1 बटा r का मान आया है, क्या करेंगे? इसको पलट देंगे हम। इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। इसको पलटने अब क्या आएगा? ये r ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो ऐसे ही ये 2 ऊपर जाएंगे तो 3 नीचे आएंगे। ठीक है, तो r बराबर 2 बटे 3 आ गया। r बटे 1 की कोई वैल्यू होती ही नहीं, नीचे बटे में हो तो 1 की कोई औकात नहीं होती। तो r बराबर क्या आ जाएगा? r बराबर आ गया 2 बटे 3 ओम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर इसे 3 से ज़्यादा भी होते उसके भी एक लाइन और बढ़ जाती, यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ जाती, उसका मान यहाँ पे रखने में बढ़ जाता, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर क्रम संयोजन में कितने 2 या 3 या अधिक प्रतिरोध जोड़े हैं तो उन पे जो है धारा का प्रभाव और क्या नाम विभव कैसे ब्रेक होता है, कैसे टूटता है, कैसे उसका विभाजन होता है, कैसे संयोजन मतलब संयोजी प्रतिरोध निकल के आता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक धन्यवाद।